हेलो साथियों, जय हिंद। मैं आप सभी का एक बार फिर से भारतपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग स्टैटिक जीके का वीडियो नंबर 14 शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि वीडियो नंबर 14 में किस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं। आइए देखते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न दिया गया है कि बीजापुर अपने किस चीज के लिए जाना जाता है। बीजापुर अपने किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, आप लोगों को बताना होगा। तो पहला आंसर आप सभी का दिया गया है कि घोर सूखे की दशा। दूसरा दिया गया है गोल गुंबद। तीसरा दिया गया है भारी वर्षा। और चौथा दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए कि बीजापुर अपनी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि बीजापुर अपनी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका जो बीजापुर है, बीजापुर बीजापुर गोल गुंबज, गोल गुंबज के लिए, गोल गुंबज के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है। बीजापुर किस राज्य में है? तो बीजापुर कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। तो मतलब कि प्रश्न यह बन गया कि गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है। तो गोल गुंबज कर्नाटक राज्य में स्थित है। और कर्नाटक राज्य में किस स्थान पर स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में बीजापुर स्थान पर स्थित है। तो प्रश्न पूछेगा कि बीजापुर किस स्थान पर स्थित है। तो बीजापुर कर्नाटक राज्य में स्थित है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बीजापुर गोल गुंबज के लिए प्रसिद्ध है। आइए देखते हैं कि गोल गुंबज किस ऑप्शन में दिया गया। पहला दिया है घोर सूखे की दशा। दूसरा दिया गया गोल गुंबज। तो बीजापुर गोल गुंबज के लिए प्रसिद्ध है। आपका पहले प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, प्रश्न नंबर दूसरा दिया गया कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि टीपू सुल्तान टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। कहाँ का शासक था? मैसूर का शासक था। तो टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। तो दूसरे प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर सी क्या दिया गया है? मैसूर। तो टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। दूसरे प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। टीपू सुल्तान मैसूर का एक प्रसिद्ध शासक था। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, प्रश्न नंबर तीसरा दिया गया है भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है। पहला दिया गया संसद। दूसरा दिया गया लोकसभा। तीसरा दिया गया राज्यसभा। और चौथा दिया गया मंत्रिपरिषद। यदि हम लोग संसद की बात करें तो संसद संसद के मुख्यतः 3 अंग होते हैं। पहला आपका हो गया लोकसभा। दूसरा आपका हो गया राज्यसभा। और संसद का ही अंग है राष्ट्रपति। तो संसद के मुख्यतः कितने अंग होते हैं? तो संसद के मुख्यतः 3 अंग होते हैं। पहला आपका हो गया लोकसभा। दूसरा आपका हो गया राष्ट्रपति। तीसरा आपका हो गया राज्यसभा। तो संसद के मुख्यतः 3 अंग लोकसभा, राष्ट्रपति एंड राज्यसभा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है। तो पहला ऑप्शन आपका दिया गया संसद। तो संसद का एक अभिन्न अंग होता है आपका राष्ट्रपति। क्या होता है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। तो तीसरे प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले जो आपका सूर्य होता है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले कुल ग्रहों की संख्या कितनी होती है। तो आप लोग बताइए कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले कुल ग्रहों की संख्या कितनी है। तो सूर्य की ओर चारों ओर घूमने वाले कुल ग्रहों की संख्या 8 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 8 हो जाती है। तो आप लोग ये बताइए कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सबसे बड़ा ग्रह की बात करेंगे तो सबसे बड़ा ग्रह आपका हो जाता है बृहस्पति। क्या हो जाता है? बृहस्पति। और सबसे छोटा ग्रह आपका हो जाता है बुध ग्रह। तो मतलब कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले कुल ग्रहों की संख्या आपका हो जाता है 8। सबसे बड़ा ग्रह आपका हो जाता है बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह आपका हो जाता है बुध। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन में 8 कहाँ दिया गया है। तो पहला दिया गया है 5 और दूसरा दिया गया है 8। तो चौथे प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले कुल ग्रहों की संख्या 8 हो जाती है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह आपका हो जाता है बुध। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों पांचवा प्रश्न दिया गया है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है। मतलब कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा अच्छी मानी जाती है। आप लोगों को ये बताना होगा कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है। पहला दिया गया काली मिट्टी, दूसरा दिया गया है लाल मिट्टी, तीसरा दिया गया है जलोढ़ मिट्टी और चौथा दिया गया है लेटेराइट मिट्टी। तो लेटेराइट मिट्टी की बात करेंगे तो चाय उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध मिट्टी मतलब कि यदि प्रश्न ये पूछेगा कि चाय उत्पादन के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है, चाय उत्पादन के लिए लेटेराइट मृदा बहुत उपयुक्त मानी जाती है। जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो जलोढ़ मिट्टी मतलब कि सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है। मतलब कि सभी मिट्टियों में सबसे अच्छी मिट्टी आपका होता है जलोढ़ मिट्टी, जो नदियों द्वारा मतलब कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा होता है। प्रश्न यह भी कई बार पूछा गया है कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण प्राय नदियों द्वारा होता है। अब प्रश्न इसमें क्या पूछा गया है, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त मानी जाती है। तो कपास की खेती के लिए काली मृदा उपयुक्त मानी जाती है। तो पांचवें प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत में वस्तु एवं सेवा कर मतलब जीएसटी की शुरुआत कब की गई थी। तो आप लोगों को यह बताना होगा कि जीएसटी की शुरुआत भारत में प्रथम बार कब की गई थी। तो पहला ऑप्शन आपका दिया गया कि 1 सितंबर 2017, दूसरा दिया गया 1 अगस्त 2017, तीसरा दिया गया है 1 जून 2017 और आपका ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 1 जुलाई 2017। यदि हम लोग जीएसटी की बात करें तो जीएसटी संविधान में
101वां संविधान संशोधन करके संविधान संशोधन करके लागू किया गया था। लागू किया गया था। तो जैसे संविधान में 101वां संविधान संशोधन करके लागू किया गया था, जबकि प्रश्न इसमें पूछा गया है कि जीएसटी की शुरुआत भारत में प्रथम बार कब की गई थी। तो जीएसटी की शुरुआत भारत में प्रथम बार 1 जुलाई 2017 को किया गया था। तो भारत में प्रथम बार जीएसटी की शुरुआत 1 जुलाई 2017 को किया गया था। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि 1 जुलाई 2017 किस ऑप्शन में दिया गया है। पहला आपका दिया गया 1 सितंबर 2017, दूसरा दिया गया 1 अगस्त 2017 और तीसरा दिया गया है 1 जून 2017 और चौथा दिया गया है 1 जुलाई 2017। तो आपका छठे प्रश्न ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में जीएसटी की शुरुआत 1 जुलाई 2017 को किया गया था। चलिए हम लोग चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया कि भारतीय रिजर्व बैंक मतलब कि आरबीआई का मुख्यालय कहां पर स्थित है। आप लोग यह भी बताइए कि आरबीआई की स्थापना कब हुई। आरबीआई की स्थापना कब हुआ और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ और राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो आरबीआई की स्थापना सन 1935 में हुआ और जबकि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण सन 1949 में हुआ। कब हुआ, सन 1949 में राष्ट्रीयकरण और सन 1935 में क्या हुआ, स्थापना हुआ। जबकि प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय आपका मुंबई में स्थित है। कहां पर स्थित है, मुंबई में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। सातवें प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया है कि एलपीजी किसका मिश्रण है। मतलब कि एलपीजी का आपका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड मतलब पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मतलब कि जो एलपीजी गैस होता है यह किन गैसों से मिलकर बना होता है, आप लोग यह बताएंगे। पहला आपका ऑप्शन दिया गया सी मतलब कि मेथेन और एथेन। यदि हम लोग फार्मूला की बात करें मेथेन तो आपका हो जाता है CH4 और एथेन आपका हो जाता है C2H6। फिर उसके बाद यह पेंटेन और एथेन। तो पेंटेन आपका हो जाता है C5 क्या हो जाता है C5H12। फिर उसके बाद एथेन का हो जाता है C2H6 और तीसरा दिया गया ब्यूटेन और प्रोपेन। तो ब्यूटेन C4H10 और प्रोपेन का आपका हो जाता है C3H8। फिर उसके बाद आपका दिया है प्रोपेन। तो प्रोपेन आपका हो जाता है C3H8 और कहाँ पेंटेन आपका हो जाता है C5H12। तो आप लोगों को यह बताना है कि एलपीजी किसका मिश्रण होता है। तो एलपीजी जो गैस होता है वह ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। चलिए हम लोग देखते हैं कि प्रोपेन और ब्यूटेन किस ऑप्शन नंबर में दिया गया है।
पहला दिया गया मेथेन और एथेन फार्मूला, मेथेन का CH4 और जबकि एथेन का होता है C2H6। पेंटेन और एथेन, तो पेंटेन का फार्मूला होता है C5H12 और एथेन का होता है C2H6। ब्यूटेन और प्रोपेन, ब्यूटेन का होता है C4H10 और प्रोपेन का होता है C3H8। तो आपका मतलब कि जो एलपीजी गैस होता है वो किन गैसों का मिश्रण होता है, तो एलपीजी गैस ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। तो 8वें प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न दिया गया कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी जरूरत होती है, प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी जरूरत होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश गामा जल, प्रकाश जल और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इन तीनों की जरूरत होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश जल और क्लोरोफिल की जरूरत होती है। चलिए हम लोग देखते हैं कि यह किस ऑप्शन में दिया गया है। पहला दिया गया धूप मतलब कि प्रकाश, दूसरा दिया गया है जल, तीसरा दिया गया क्लोरोफिल और आपका चौथा दिया गया है उपर्युक्त सभी। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश जल और क्लोरोफिल इन तीनों की जरूरत होती है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है उपर्युक्त में से सभी, तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश जल एवं क्लोरोफिल की जरूरत होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न दिया गया है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है, यदि कोई भी व्यक्ति अंतरिक्ष में जाते हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं तो उनको आकाश कैसा दिखाई देगा, यह आप लोग को बताना है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग, आकाश का रंग काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, काला। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है नीला, दूसरा दिया गया है लाल, तीसरा दिया गया है नारंगी और चौथा दिया गया है काला। तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। तो आपका 10वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न दिया है कि रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है। जो रणजी ट्रॉफी होता है वह किस खेल में दिया जाता है। तो पहला आपका दिया गया है हॉकी, दूसरा दिया गया है फुटबॉल, तीसरा दिया गया है क्रिकेट और चौथा दिया गया है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो रणजी ट्रॉफी का संबंध हो जाता है क्रिकेट से। किससे, क्रिकेट। रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे हो जाता है, तो क्रिकेट से हो जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्रिकेट किस ऑप्शन में दिया गया है। पहला दिया गया है हॉकी, दूसरा दिया गया है फुटबॉल, तीसरा दिया गया है क्रिकेट। तो क्रिकेट से रणजी ट्रॉफी का संबंध हो जाता है। तो प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है। पहला दिया गया सतलज बांध, दूसरा दिया गया हीराकुंड। हीराकुंड की बात करें तो हीराकुंड जो बात हो जाता है यह आपका हो जाता है उड़ीसा राज्य में। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा राज्य में स्थित है।
और यह किस नदी पर बनाया गया है? तो यह महानदी पर बनाया गया। किस नदी पर? महानदी पर बनाया गया है। तो हीराकुंड उड़ीसा राज्य किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर बनाया गया है। नागार्जुन की बात करें तो यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। और किस नदी पर बनाया गया है? तो यह कृष्णा नदी पर बनाया गया। किस नदी पर? कृष्णा नदी। तो दोस्तों हम लोग क्या क्या देखे कि हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में स्थित है, किस नदी पर बनाया गया है? तो यह महानदी पर बनाया गया है। जबकि नागार्जुन की बात करें तो नागार्जुन बांध आंध्र प्रदेश में स्थित है और किस नदी पर बनाया गया है? तो यह कृष्णा नदी पर बनाया गया है। जबकि प्रश्न पूछा गया है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? सरदार सरोवर की बात करें तो सरदार सरोवर आपका हो जाता है गुजरात राज्य में। किस राज्य में स्थित है? तो सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य में स्थित है। और नर्मदा बचाओ आंदोलन सरदार सरोवर बांध से ही संबंधित है। तो आपका प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? नर्मदा बचाओ आंदोलन सरदार सरोवर बांध से स्थित है, सरदार सरोवर बांध से संबंधित है। चलिए हम लोग चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया है कि वर्ष 1928 में बारडोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में किया गया था? वर्ष 1928 में जो बारडोली का सत्याग्रह था यह किसके अध्यक्षता में शुरू की गई थी? प्रश्न यह पूछा गया है। तो वर्ष 1928 में बारडोली सत्याग्रह हुआ और बारडोली सत्याग्रह को शुरू करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वर्ष 1928 का बारडोली सत्याग्रह तो वर्ष 1928 का बारडोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू किया गया था। और दोस्तों प्रश्न यह कई बार पूछा गया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहाँ की महिलाओं ने उनको सरदार की उपाधि दी? तो दोस्तों जो सरदार की उपाधि थी यह बारडोली की महिलाओं ने ही दी थी। बारडोली की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दिया था। सरदार की उपाधि दी। तो दोस्तों वर्ष 1928 का बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का नाम? तो वर्ष 1928 का बारडोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने शुरू किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने शुरू किया था। बारडोली की महिलाओं ने ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो दोस्तों यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहाँ की महिलाओं ने उनको सरदार की उपाधि दी थी? तो आपका हो जाता है बारडोली की महिलाओं। कहाँ की महिलाओं? बारडोली की महिलाओं। तो वर्ष 1928 का बारडोली सत्याग्रह का बारडोली आंदोलन
जो था इसका नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का नाम आपका हो जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया है कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में प्रसिद्ध लड़ाई कहाँ लड़ी गई थी। जो 1526 का प्रसिद्ध लड़ाई था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, और यह लड़ाई कहां पर लड़ी गई थी, यह प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों 1526 का पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, 1556 को पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, और 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध, तो दोस्तों 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ, और जबकि 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, और किस स्थान पर हुआ, तो आपका हो जाता है पानीपत, कहा जाता है पानीपत। तो प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 को हुआ, और किसके बीच हुआ, तो यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 15 दिया गया है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, आप लोग बताएंगे कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। दोस्तों यह प्रश्न आपको दिया जाता है होमवर्क के रूप में, आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। दोस्तों कल के प्रश्नों का जवाब देने वाले कुछ बच्चे इस प्रकार थे। पहला आपका हो जाता है सूरज दुबे, दूसरा आपका हो जाता है रविंद्र यादव, तीसरा आपका हो जाता है महेश यादव, और फिर उसके बाद आपका हो जाता है सूरज यादव, और फिर उसके बाद आपका हो जाता है शुभम शर्मा, अभिषेक शुक्ला, और आपका हो जाता है अग्रिमा दुबे, और फिर उसके बाद आपका हो जाता है वैष्णवी पाठक, फिर उसके बाद आपका हो जाता है होसे गुप्ता, दीक्षा दुबे। तो इन बच्चों ने कल के प्रश्नों का बहुत ही सटीक और बहुत ही सुंदर जवाब और बहुत ही कम समय में दिया था। दोस्तों आज के प्रश्नों का जवाब आप सभी लोग देंगे, ताकि हम कल के वीडियो में आप सभी का नाम बता सकें। दोस्तों आज तक के लिए हम लोग सिर्फ कि आज हम यही क्लास बंद कर रहे हैं। दोस्तों मिलते हैं आप सभी से कल के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का जय हिंद।